तरीके से गलत हो जाती है। यानी कि मैंने जैसे बोला ना कि बच्चे को पुराने फ़ोन के सेट मिल गए, वो सेट आज जितना तो एडवांस नहीं है, बट ऐसा तो लग ही रहा है ना कि इस सेट से ही ये मॉडल बने होंगे, तो उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। यानी जितने फॉसिल्स फॉर्म में हमें डाइवर्सिटी मिली हैं, जितने हमें एविडेंस मिले हैं, उन सब को जस्टिफिकेशंस नहीं मिल पाया स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में। ये अपने स्टैटिक बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट या स्टैटिक जो है क्रिएटेड टाइप को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो स्टैटिक कैसे थे। अगर ये स्टैटिक को मानेंगे तो उन फॉसिल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉसिल्स में जिस टाइप के एनिमल और ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, उन टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में इन रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा गया था कि इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता कि इनके पास एविडेंस नहीं है। ये चीज़ है कि इस वजह से बोला जाता है इनके पास एविडेंस नहीं है, तो हम पढ़ने लगते हैं कि इसको मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी, क्योंकि इसके पास एविडेंस है, ये हमें बता सकता है ऐसा क्यों है। तभी आपको आज जो है आपके पास जस्टिफिकेशन है कि उस समय जो है इतने बड़े डायनासोर कैसे पॉसिबल थे, और आज जो है उस डायनासोर का जो रिलेटिव्स है, मतलब एक ही फैमिली है ना, फैमिली का मतलब ग्रुप, एक ही फैमिली है ना, जैसे लीजर्ड जो छिपकली है, आज जो है जो क्रोकोडाइल है, वो जो है उस समय के डायनासोर के कंपैरिजन में देखिए कितने छोटे हो गए हैं। आज आप किसी छिपकली से डरते थोड़े हैं। डायनासोर का भी लिटरल मीनिंग होती है बड़ी छिपकलियाँ, ठीक है, उसका जो लिटरल मीनिंग होती है ना कि लार्ज सेफ लार्ज साइज लिजर्ड, ठीक है। तो आज जो है वो कितने छोटे हो गए हैं और उस समय कितने बड़े थे। तो इस बात का आंसर कैसे होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि डायनासोर के जो डिसेंडेंट हैं, जो उसके नए मॉडल हैं, वो छोटे हो गए और पुराने मॉडल जो है उतने बड़े थे, वो इंस्टिंक्ट हो गए। वो आज क्यों सरवाइव नहीं करते हैं, ठीक है। आज डायनासोर क्यों नहीं मिलते हैं। आज उनकी जगह जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो मैमल्स है। जैसे सबसे लार्जेस्ट एनिमल किंगडम में जो एनिमल है वो कौन सा है, ब्लू व्हेल, वो एक मैमल है। समझे इस बात को। और अगर लैंड पे आए तो सबसे बड़ा जो है वो कौन है, वो भी मैमल है, एलिफेंट है, वो भी बड़ा है। बड़े में ऐसे लार्जेस्ट में या टॉलेस्ट में जिराफ भी हो सकता है। तो ये सब मैमल हैं। तो इसी वजह से सिनोज़ोइकेरा में जो फ्लोरा और फौना है, इसको बोला जाता है एज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जब आप फ्लोरा की बात करेंगे, और फौना में एज ऑफ मैमल एंड एव्स। इस समय बर्ड जो नया ग्रुप था, क्योंकि ये भी रेप्टाइल से बने थे, इनका ये एज है, क्योंकि ये डोमिनेटिंग फ्लोरा और फौना है। मेरी बात समझे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेसोजोइकेरा के कंपैरिजन में इस सिनोज़ोइकेरा का फ्लोरा और फौना चेंज हो गया। अगर आप ऐसे ही कंपेयर करें तो मेसोजोइक से पैलियोजोइक को अगर कंपेयर करें तो वहाँ भी आप पाएंगे कि फ्लोरा और फौना काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है। बट हम उतने डिटेल में नहीं जाते हैं। आप इसको क्लैडिस्टिक देख सकते हैं, और नेट पे डालेंगे तो और सारे क्लैडिस्टिक्स बने हुए हैं। साइंटिस्ट ने बहुत कुछ डिस्कवर करके निकाला है। कभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ एवोल्यूशन थ्योरी में आपको बहुत सारे क्लैडिस्टिक्स पढ़ने को मिलेंगे। और आप एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम होता है, जैसे मुंबई में एक जो है एक म्यूजियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। उसका मतलब है कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एवोल्यूशन से रिलेटेड एविडेंस रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जब कभी आप मुंबई विजिट करिए तो एक बार बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ज़रूर जाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर। ऐसे और भी कंट्रीज में बहुत सारे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हैं जहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे जो मैंने वो मूवी की बात बताई थी अमेरिका में, वो नाइट एट एज म्यूजियम, तो वहाँ पे डायनासोर का जैसे फॉसिल्स रखा गया है, एक मॉडल रखा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो
हमारा जो पहले अर्थ पे जो डाइवर्सिटी थी उस पे किस तरीके से फॉसिल्स थे। अब चलिए, तो इन सारे डिस्कशन से एक बात तो कंफर्म हो गई ना कि इस थ्योरी में जो बातें की गई हैं कि डायनेमिक स्पीसीज, स्टैटिक स्पीसीज, क्रिएटेड एंड इवॉल्व स्पीसीज, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए कि इवॉल्व स्पीसीज क्या होती है, डायनेमिक स्पीसीज क्या होती है, क्रिएटेड स्टैटिक स्पीसीज क्या होती है। अब आज जो है ना, मैं इसमें से एक टॉपिक को ले रहा हूँ। अब ये समझ गए ना कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो गलत हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में, मतलब साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं। किस किस के लिए पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का कैसे एवोल्यूशन हुआ, तो इसमें बिग बैंग पढ़ना था। बिग बैंग मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है केमिकल एवोल्यूशन, तो हम इसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा एवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं केमिकल एवोल्यूशन को पढ़ने, ठीक है। देखो, ऑरिजिन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, जाहिर सी बात अर्थ पे। तो आपको ये बताया गया कि पहले बिग बैंग हुआ, ठीक है। बिग बैंग से मैं सीधे आ जाता हूँ, गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम बना और सोलर सिस्टम में प्रेजेंट कंडीशन में हम पहुँचे। मतलब प्रेजेंट कंडीशन का मतलब इस तरीके से सन है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए प्लैनेट बने। इस तरीके से हमारा अर्थ बनी। लेकिन एक बात यहाँ कंफर्म करें कि जब यहाँ बिग बैंग हुआ था ना, तो आपके बुक में मेंशन होगा कि इसमें कॉस्मिक डस्ट है जिसमें बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के बाद जो गैलेक्सीज बनी वो बहुत सारे कॉस्मिक डस्ट के फॉर्म में थी। कॉस्मिक डस्ट का मतलब ये है ना कि एलिमेंट नहीं था, उसमें एलिमेंट के फॉर्म में नहीं था। जब ये सोलर सिस्टम बन रहा था तो अर्थ पे सबसे पहले जो है ना एलिमेंट बनना, अर्थ और दूसरे प्लेनेट में एलिमेंट्स बनना शुरू हो गए थे। यानी इस पूरे प्रोसेस में पहले ये डस्ट के फॉर्म में था, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे और एनर्जी था। ये कॉस्मिक डस्ट और एनर्जी के फॉर्म में था। और फिर इसके बाद इनसे जो है एलिमेंट का जर्नी शुरू हुए, डिफरेंट एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। इसमें ज़्यादातर सिंपल एलिमेंट्स बने जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन थे, हीलियम थे, अप टू फेरस तक चीज़ें बनी, ठीक है। सिलिकॉन बना, ऑक्सीजन बना, इस तरीके से जो है इन एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब ये अर्थ बन के तैयार हो गई ना, तो इस समय जो है अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। मतलब जो शुरुआती अर्थ बनी तो ये बहुत हाई टेम्परेचर के एक मास थी, बहुत हाई टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर इतना हाई था कि इसमें जो भी सारा मटेरियल था वो मोल्टेन स्टेज में था, सब पिघला हुआ था। और ऐसा इसके साथ नहीं था, जितने सारी चीज़ें बन रही थी ना, जितने प्लैनेट बन रहे थे सब में हो रहा था। फिर उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगे। जब वो मोल्टेन मटेरियल ठंडे हुए तो आपको बोला जाता है ना कि अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ में ऐसे लेयर बन गई। जैसे इसमें जो सबसे ऊपर का लेयर है इसे हम अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में बना। इसके बाद इसमें एक और लेयर बना
जिसे हम बोलते हैं इसकी मेंटल सेकंड पे, ठीक है। और इसके सबसे इनर वाला जो लेयर है ये लिक्विड फॉर्म में ही रहा, ये आज भी लिक्विड फॉर्म में है। इसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि जो सबसे जितने एलिमेंट बने थे, आप पीरियोडिक टेबल में अप टू फेरस तक जाइए तो जो एलिमेंट है इन्हीं का फॉर्मेशन हुआ था। इससे बड़े जो है एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट है उनका फॉर्मेशन यहाँ नहीं हुआ था, वो बाहर से मीटियोर्स के फॉर्म में या कॉमेट्स के फॉर्म में आए हैं। क्योंकि हमारे अर्थ पे जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो बहुत हैवी बम्बार्डमेंट होती रही लाखों सालों तक, तो उसमें बहुत सारा आउटर स्पेस से मटेरियल यहाँ पहुँचे हैं, जैसे प्लेटिनम, इरिडियम, गोल्ड, ये सब जो है आउटर स्पेस से ही मीटियोर्स और कॉमेट्स के फॉर्म में आए हैं। ये हमारे अर्थ के फॉर्मेशन के साथ नहीं बना था। जो चीज़ अर्थ के फॉर्मेशन के साथ बनी थी वो इन 3 लेयर में एडजस्टेड है, ठीक है। वो इन 3 लेयर के कंपोजिशन का पार्ट है, जैसे कि क्रस्ट और जैसे कि मेंटल और जैसे कि कोर। तो जो हमारा कोर है ना, इसमें जो है निकिल और फेरस के एलिमेंट जो है इस कोर को बनाए हुए हैं, जो मॉल्टन स्टेज में है। इसके बाद जो है ये मेंटल है। मेंटल में जो है ना, मेंटल में इंटरमीडिएट रेंज के मटेरियल हैं, ज़्यादातर सिलिकॉन है, सिलिका के ऑक्साइड हैं। और अपर लेयर जो है ये क्रस्ट के फॉर्म में है, जिसे हम सॉलिड रॉक बोलते हैं। इस रॉक में 3 तरीके की रॉक हैं जो आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसे कि इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसके अलावा इससे भी जो हल्के मटेरियल थे वो अर्थ पे ऊपर जो है, इन लेयर के ऊपर जो है इस तरीके से एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर बना। यहाँ पे जो मटेरियल था वो सॉलिड नहीं, वो बल्कि गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। ये गैसियस फॉर्म में ये मटेरियल थे। इन गैसियस फॉर्म के मटेरियल को जो अर्थ का ग्रेविटेशन है वो बांध के रखता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना ग्रेविटेशन में M1 M2, ठीक है। M1 M2 के बीच जो है 2 मास होंगे तो वहाँ ग्रेविटेशन होगा। तो यहाँ चाहे जितना छोटा सा कोई ऑक्सीजन का मटेरियल हो M2, लेकिन ये अर्थ का M1 जो है ये काफ़ी बड़ा है ना, तो ये इसे होल्ड रखता है। तो ये बहुत इसके फॉर्मेशन के समय से इस पे एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर बन गई और इस तरीके से हमारी अर्थ अरेंज है। मैं ये प्रेजेंट अर्थ की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहानी में थोड़े ट्विस्ट हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं उसकी जस्ट एक समरी क्रिएट कर लूँ ना, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। आज जो लाइफ है वो देखिए, वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जो आज की लाइफ है वो डिपेंडेंट है इस एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा ये जो सॉलिड है इसे हम जो है लिथोस्फीयर बोलते हैं, और यहाँ पानी का एक अच्छा खासा ओशियन बन गए हैं जिसे आप हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो आज की जो लाइफ है वो 3 बातों पे डिपेंडेंट है। किस पे? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पे। अब ये जो कहानी आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि बिग बैंग, गैलेक्सी फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम और इस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो इस समय तक हमारी अर्थ पे जो है जब ये शुरुआती फॉर्म में बने थे तो इस पे लिविंग कंडीशन नहीं थी। आपको ये ध्यान देना है कि जब हम अर्थ के प्रिमिटिव फॉर्म की बात करेंगे, यानी जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, जब अर्थ की ओरिजिन हुई, तब इसका जो एवरेज इसका सरफेस का टेम्परेचर था वो आज से कहीं ज़्यादा था। वो इतना ज़्यादा था कि इस पे पानी लिक्विफाई फॉर्म में नहीं रह सकता था। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा था, और इसका जो एटमॉस्फेयर था उसका कंपोजिशन भी अलग था। इसके एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन थे वो देखो, वो थे हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर, ठीक है। ये कंपोजिशन था उस समय के एटमॉस्फेयर का। जो एटमॉस्फेयर में जो गैसियस फॉर्म था उसमें हाइड्रोजन गैस थी, मीथेन था, अमोनिया था और वाटर था।
ये गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में थे, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कंडीशन है। आज का जो एनवायरनमेंट है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या फ़र्क है थोड़ा मैं आपको समझाऊं। ये चीज़ें अब हटा ले रहा हूं क्योंकि ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, देखो आज का जो एनवायरनमेंट है, आज का एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट अर्थ का एनवायरनमेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग। इसमें क्या है, तो इसका कंपोजिशन में ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, CO2 है 0.03% और कुछ और गैसेज हैं जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन, है ना, ये सब ट्रेस में अमाउंट में है। ठीक है, इसके अलावा डस्ट और वाटर वेपर, ये चीज़ें हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इतना सारा ऑक्सीजन, इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इस एनवायरनमेंट को थोड़ा इस एनवायरनमेंट से कंपेयर करो। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें CO2 है, इसमें मीथेन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें अमोनिया है। एक्चुअल में ये जितने मटेरियल है ना, अगर इनको ऑक्सीडाइज कर दो तो यही चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथेन को करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, अमोनिया को करोगे तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अपने कंपोनेंट में इस प्रेजेंट फॉर्म में आ गया। तो जो प्रिमिटिव अर्थ थी वो थी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बहुत स्टेबल है। आज का जो एनवायरनमेंट है ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत डिटीरियोरेटिंग एनवायरनमेंट है, ये बहुत कोरेसिव एनवायरनमेंट है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ इवन मेटल तक, जैसे आप जो है आयरन को अगर जो है एक्सपोज छोड़ देते हो किसी मेटल को तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है। यानी जो सबसे स्टेबल चीज़ हम मानते हैं ना कि लोहे को या उसको आयरन को सबसे स्टेबल मानते हैं कि लोहे जितना मजबूत है ना, वो भी इस एनवायरनमेंट में ज़्यादा टिक नहीं सकता है। कुछ 100 साल में उसके भी रस्ट लग के, जंग लग के वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस एनवायरनमेंट में जाते तो यहाँ पे लाइफ बहुत स्टेबल होती। यहाँ पे अगर कोई चीज़ बन जाएगा तो वो ख़राब नहीं होता। आप ऐसे समझो ना कि अगर कोई लिविंग मटेरियल को यहाँ रख देते तो वो जल्दी उसका डिके ही नहीं होता, वो लाखों सालों तक पड़ा रहता। तो आपको ये बात बताना मैं चाह रहा हूँ कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसके एनवायरनमेंट की कंडीशन और उस समय का माहौल आज की अर्थ से बिल्कुल अलग था। ठीक है, और इस कंडीशन में दरअसल ऑरिजिन ऑफ द लाइफ हुआ था। जो लाइफ ऑरिजिनेट हुआ था वो इस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट वाली कंडीशन में हुआ था जो प्रिमिटिव अर्थ में मौजूद था। यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको थोड़ा कंफर्म कर दें, यहाँ एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर नहीं है। जब इसमें ओजोन लेयर नहीं है तो इसका क्या असर पड़ेगा कि अर्थ पे सन से बहुत सारा UV रेडिएशन और दूसरे रेडिएशन आएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ हाई एनर्जी कंडीशन है। इस प्रिमिटिव अर्थ में एक हाई एनर्जी कंडीशन का माहौल होगा। यहाँ पे एक हाई एनर्जी कंडीशन वाला एनवायरनमेंट होगा। इस हाई एनर्जी कंडीशन की एक्चुअल में नीड थी उस समय, क्योंकि देखिए आप पढ़ने वाले क्या हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए हमारी जो थ्योरी थी वो क्या थी
केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, हम पढ़ने वाले थे केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। तो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी का मीनिंग ही क्या है कि इसमें जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई, यानी लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुई। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं इस तरीके से और उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे आप लैब में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कोई दो रिएक्टेंट डालते हैं तो उसे बर्नर पर गर्म करते हैं, जिससे उसे बाहर से एनर्जी देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन बहुत स्लो होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में होगा नहीं तो नहीं होता, वो इतना स्लो होता कि ना के बराबर होता है, और जब बाहर से एनर्जी मिलती है तो रिएक्शन तेज हो जाते हैं। तो ये जो यूवी रेडिएशन है उस समय इन केमिकल रिएक्शन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम किया, जिससे ये रिएक्शन तेज हो गए और जिससे केमिकल एवोल्यूशन आगे बढ़ पाया। आज के अर्थ पे ये यूवी रेडिएशन नहीं आ पाती है, क्योंकि आपको पता है कि आज के एनवायरनमेंट में बाहर जो है ओजोन की एक लेयर है और वो हमें बचाती है, तो आज ये हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ एक बात आपको कंफर्म कर दूँ, दरअसल ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट ऐसे समझाने लगा ना, इसमें आप देखेंगे आपके बुक में लिखा भी है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि जैसे अभी हमने देखा ना कि दो तरीके से एवोल्यूशन थ्योरी के लिए, एक स्पेशल क्रिएशन थ्योरी और ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एक थ्योरी थी कि मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी में मैंने जैसे आपको बता दिया कि हम जो एक्सेप्ट किए हैं केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, लेकिन इसके अलावा भी थ्योरीज दी गई थी। ऐसा नहीं कि एक सिंगल थ्योरी थी और इसी को जस्ट हमने मान लिया। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का खुद एवोल्यूशन हो रहा है। ये सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे क्रिएट हुआ है ना, लोगों ने अपने आइडियाज़ दिए, उन आर्गूमेंट को देखा गया, उनके काउंटर आर्गूमेंट आए और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड लगा, जो सबसे ज़्यादा जो वैलिड लगा, उसको आज आपके सिलेबस में है। तो यहाँ देखो आप, मैं आपको समझाऊं, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो थ्योरीज दी गई उनमें जो है मैं इनका जस्ट रेफरेंस देंगे, पढ़ेंगे तो हम इसी को। ठीक है, देखो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो थ्योरी दी गई, एक तो थ्योरी दी गई एबायोजेनेसिस, इन वर्ड को थोड़ा समझना। ठीक है, एक थ्योरी दी गई बायोजेनेसिस, एक थ्योरी दी गई पैंसस्पर्मिया,